29 अप्रैल 1945 रविवार के सुबह 4 बज रहे थे। इटली के मिलान शहर में उस समय भारी सन्नाटा था। एक पीले कलर का लकड़ी का ट्रक शहर के मशहूर चौक पियाजाले लोरेटे पर आकर रुकता है। ट्रक में से कुछ बॉक्सेस को उस चौक पर फेंका जाता है। आसपास खड़े लोग ये सारा नज़ारा देख रहे थे, पर लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब सिपाही ट्रक से उन बॉक्सेस को वहां छोड़कर चले गए, तब पता चला कि इनमें 18 लाशें रखी हुई हैं। दोस्तों, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो लाशें देखना बहुत आम बात हुआ करती थी। परंतु इन लाशों के बीच जब एक लाश पर कुछ लोगों की नज़र गई, तो उनकी नज़रें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह लाश थी इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की, जिसने इटली पर 21 सालों तक राज किया। इसमें एक लाश मुसोलिनी की गर्लफ्रेंड की थी और बाकी की 16 लाशें मुसोलिनी के करीबियों की थी। सुबह 7 बजे तक चौक पर 5000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ में से नारे लगाए जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे। भीड़ में से ही कुछ लोग मुसोलिनी की लाश के पास गए और उसके शव पर लात मारकर उसका जबड़ा तोड़ दिया। एक महिला ने अपनी पिस्टल लोड की और मुसोलिनी के शव पर लगभग 5 गोलियां दागी और उसके बाद नारा लगाया, आज मेरे 5 बेटों की मौत का बदला पूरा हुआ। क्योंकि 1935 में मुसोलिनी ने उस औरत के 5 बच्चों को विद्रोही करार देकर मरवा दिया था। मुसोलिनी की लाश पर लोग ताबड़तोड़ तरीके से टूट पड़े। कुछ लोग मुसोलिनी की लाश को चाबुक से मार रहे थे, कुछ उसकी आंखें निकालने का प्रयास कर रहे थे। मुसोलिनी पर लोग गुस्सा उतार ही रहे होते हैं कि कुछ समय बाद एक आदमी चिल्लाता है कि मुसोलिनी दिख नहीं रहा है। तभी एक 6 फीट का आदमी मुसोलिनी की लाश को उल्टा पकड़ लेता है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि और ऊंचा और ऊंचा, और कुछ लोग मिलकर मुसोलिनी की लाश को शहर के स्टैंड पर उल्टा लटका देते हैं। दोस्तों, ये सब दिन के लगभग 1 बजे तक चलता है। उसके बाद अमेरिकी सैनिक उस चौक पर आकर उन लाशों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, 29 अप्रैल 1945 को मिलान के पियाजाले लोरेटे चौक पर जो हुआ, उससे पता लगता है कि इटली के लोग मुसोलिनी से कितनी नफरत करने लगे थे। वही लोग जो कभी उसे भगवान की तरह पूजते थे। दोस्तों, सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो लोग उसे इस कदर नापसंद करने लगे। और मुसोलिनी जो शुरुआत में लोकतंत्र की बातें करता था, वो बाद में खतरनाक तानाशाह कैसे बन गया। दोस्तों, बात करते हैं कैसे मुसोलिनी एक पत्रकार से एक नेता और फिर एक तानाशाह बन गया। दोस्तों, मुसोलिनी का जन्म उत्तरी इटली के प्रेडापियो में हुआ था। मुसोलिनी के पिता लोहार थे और माँ उसकी टीचर थी। दोस्तों, उस समय इटली में नियम था कि बालिग होने के बाद लड़कों को सेना में कुछ समय के लिए जाना होता था, परंतु मुसोलिनी सेना में नहीं जाना चाहता था। इसीलिए 18 साल का होने पर वह स्विट्जरलैंड भाग गया। दोस्तों, फिर वो स्विट्जरलैंड से वापस आया, कुछ साल सेना में काम किया और फिर अपनी पत्रकारिता का काम शुरू किया। इटली के एक सामाजिक दल का न्यूज़पेपर था अवांती। मुसोलिनी इसमें एडिटर बन गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने एक आर्टिकल लिखा। इससे हंगामा मच गया। इसमें उसने लिखा था कि इटली को निष्पक्ष न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई में उतरना चाहिए। उसके इस लेख से अखबार के कुछ अधिकारी नाराज हो गए और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मुसोलिनी ने इसके बाद जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। दोस्तों, मुसोलिनी की एक अलग विचारधारा थी और इस विचारधारा का आधार था राष्ट्रवाद। और इस विचारधारा के जरिए उसने कई लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। 1919 में मुसोलिनी ने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी और उसका नाम रखा नेशनल फासिस्ट पार्टी। ये वक्त उस समय इटली में प्रखर राष्ट्रवाद के उदय का वक्त था और जर्मनी में भी यही हाल हो रहा था। उधर जर्मनी में हिटलर का शासन था, जहां पर राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर शासन कर रहा था। दोस्तों, उस समय राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा सबसे ऊंचा था। इसी हल्ले में मुसोलिनी को भरपूर समर्थन मिला। इटली की सेना के पूर्व सैनिक मुसोलिनी के साथ मिलजुल कर खड़े हुए। दोस्तों, अगले 2-3 सालों में मुसोलिनी की पार्टी से लाखों लोग जुड़े और कई विरोध प्रदर्शन करके लाखों लोगों तक मुसोलिनी ने अपनी पहुंच बना दी थी। दोस्तों, जब संगठन अच्छे से बन गया, फिर करीब 3 साल बाद मुसोलिनी ने सीधे सत्ता को ललकारा। 1922 में 27 से 28 अक्टूबर की रात को 30,000 फासिस्ट लोगों को लेकर रोम पर धावा बोल दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइगी फैक्टा के इस्तीफे की मांग कर दी। इटली में उसमें महंगाई थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे।
मुसोलिनी ने इसी बात का फायदा उठाया। लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा से सेना ने भी हाथ खींच लिए। मार्शल लॉ लगाने से इनकार कर दिया गया। परिणाम यह रहा कि प्रधानमंत्री लुइगी फैक्टा को सत्ता छोड़नी पड़ी और किंग विक्टर इमैनुअल ने सत्ता मुसोलिनी के हाथ में दे दी। कई इतिहासकारों का मानना है कि किंग उस समय मुसोलिनी की ताकत देखकर खौफ में आ गए थे और इस वजह से ही उन्होंने यह फैसला लिया था। दोस्तों, इसके बाद 1922 से लेकर 1943 तक 21 वर्षों तक मुसोलिनी ने इटली पर शासन किया। मुसोलिनी इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र मतलब 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया था। अपने कार्यकाल के शुरुआती 3-4 साल उसने लोकतंत्र की इज्जत करते हुए अपना कार्यभार संभाला। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को कम करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेकिन कुछ समय बाद मुसोलिनी एक निरंकुश शासक बन गया और उसने ठान लिया कि इटली पर केवल वह ही शासन करेगा। दोस्तों, मुसोलिनी ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे कोई भी उसको सत्ता से हटा ना पाए। कनाडाई लेखक फाबियो फर्नांडो रिजी अपनी किताब बेनेडेटो क्रोसे एंड इटालियन फासिज्म में लिखते हैं, 1926 के आखिर तक उदार इटली की मृत्यु हो चुकी थी। मुसोलिनी ने अपनी ताकत और बढ़ा ली थी और ऐसे कानूनी उपाय भी कर लिए थे जिससे उसकी तानाशाही जारी रह सके। राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी, विपक्ष को बिना दांत के कर दिया गया था और संसद को शक्तिहीन। सार्वजनिक जगहों पर यहां तक कि निजी चिट्ठियों में भी सरकार की आलोचना करना खतरे से खाली नहीं था। सरकार की नीतियों के विरोध में बात करने वालों की नौकरी चली जाती थी, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जो लोग मुसोलिनी के विरोध में खड़े हो जाते थे उन्हें मरवा दिया जाता था। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मुसोलिनी के ऊपर देश विदेश में लगभग 7 लाख लोगों को मरवाने का आरोप है। इटली की जनता मुसोलिनी को आखिर पसंद क्यों करती थी? इतिहासकार फर्नांडो रिजी के मुताबिक इतना सब होने के बावजूद इटली में बड़ी संख्या में लोग मुसोलिनी को पूछते थे। वो कहीं भी दिखता था, लोग डूचे 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 के नारे लगाने लगते थे। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थी वहां की मीडिया, जो सरकार के करीबी लोगों के हाथ में आ गई थी। इसका इस्तेमाल करके मुसोलिनी की व्यक्ति पूजा और उसके प्रति पूर्ण समर्पण की संस्कृति विकसित कर दी गई थी। मुसोलिनी की एक छवि गढ़ी गई जिसमें मुसोलिनी को दैवीय मनुष्य और ऐसा इंसान कहा जाने लगा था जिस पर ईश्वर का वरदस्त हासिल था। उसे एक ऐसा मुखिया बताया जाता था जो कभी गलत नहीं होता था, एक ऐसा नेता जो तब फैसले लेने की हिम्मत रखता था जब दूसरे असमंजस में पड़ जाते थे। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुसोलिनी का शासन इसलिए भी इतना लंबा चला क्योंकि इटली की जनता उसमें अपना अक्स देखती थी। मुसोलिनी उन पीढ़ियों का नुमाइंदा था जिन्हें लगता था कि इटली अपनी उदारवादी नेताओं के कारण वो प्रगति नहीं कर पाया जो उसे करनी चाहिए थी। दोस्तों, मुसोलिनी अपनी सत्ता को मजबूती से संभाले हुए था। फिर आया साल 1939 और इस साल दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसमें मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह हिटलर का साथ दिया। शुरू में हिटलर और मुसोलिनी जीते, लेकिन फिर उनकी हार होना शुरू हो गई। उधर 1943 तक इटली में युद्ध की वजह से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इससे इटली में मुसोलिनी के युद्ध के फैसले को लेकर असंतोष फैलने लगा, उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। आखिरकार 1943 में 25 जुलाई को इटली के राजा ने जनता का मूड भांपते हुए सरकार को बर्खास्त कर दिया और मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु मुसोलिनी ज्यादा दिन तक गिरफ्तार नहीं रहा। इसके बाद हिटलर ने उसे छुड़ा लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते हिटलर की हार सुनिश्चित हो चुकी थी। अप्रैल 1945 में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी के बर्लिन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर को वहां से भागना पड़ा। हिटलर की सेना ने हथियार डाल दिए और मुसोलिनी को जब इस बारे में पता चला तो वो काफी घबरा गया और उसे लगने लगा कि अब जल्द ही सोवियत संघ की सेना उसे गिरफ्तार कर लेगी और वो इटली को छोड़ने के प्रयास करने लगा। दोस्तों, 17 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी इटली के सालो शहर से निकलकर मिलान पहुंचता है और यहां से स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी में लग जाता है और 27 और 28 अप्रैल की रात को मुसोलिनी अपनी प्रेमिका तथा 16 अन्य अपने करीबियों के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकलता है और ये सभी 18 लोग एक ट्रक में निकलते हैं जिसमें मुसोलिनी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बड़ा सा हेलमेट लगा रखा था, एक काला चश्मा लगाया हुआ था और बड़ा सा कोट पहने हुआ था। परंतु पूरे इटली में विद्रोही ग्रुप के सैनिक तैनात थे
मुसोलिनी के भागने की खबर इन्हें मिल चुकी थी। हर चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से थोड़ा पहले चेकिंग के लिए मुसोलिनी का ट्रक रुकवाया गया। ट्रक के अंदर से आवाज आई कि उसमें बैठे सभी लोग शरणार्थी हैं, लेकिन पार्टीजन के एक सैनिक ने ट्रक में झांकते ही मुसोलिनी को पहचान लिया। मुसोलिनी पकड़ा गया। 28 अप्रैल को देर रात मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका और उसके करीबी 16 सैनिकों को एक झील के करीब ले जाया गया और वहां इन सभी लोगों को गोली मार दी गई। अगली सुबह 4 बजे इनकी लाशों को मिलान शहर के पियाजाले लोरेटे चौक पर फेंक दिया गया। और फिर उसके बाद इनके साथ क्या हुआ यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, इस तरह से इटली के एक तानाशाह मुसोलिनी का अंत हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।